welcome all DMNC and DRT students. नेक्स्ट है आपका हेमेटोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन एनीमिया डिजीज, यानी एनीमिया नाम की एक बीमारी है, उसके ऊपर क्या आज का आपका लेक्चर है। जनरली एनीमिया क्या होता है कि ब्लड के अंदर एक सेलुलर कंपोनेंट होता है आरबीसी, जो मेजर पोर्शन होता है। तो एनीमिया के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन परसेंटेज में क्या आती है, कमी आती है। उसी के ऊपर क्या एनीमिया के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर नेक्स्ट क्या है, पीछे का लेक्चर देख लेते हैं किसके ऊपर था। तो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म पे था, यानी ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैसे कैस्केड रिएक्शन एक्टिवेट होती है और किस तरीके से वो काम करती है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्या है आज का लेक्चर शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था, ब्लड कंपोजिशन के पाथवे देखे थे। कितने पाथवे के अंदर होता है ब्लड क्लोटिंग, सॉरी, तो दो पाथवे में होता है, एक तो इंट्रेंसिक पाथवे, एक एक्सट्रेंसिक। और इससे पीछे वाले लेक्चर में आपने ब्लड क्लोटिंग का जनरल इंट्रोडक्शन और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर देखे थे, उसकी टेस्ट देखे थे कि वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए इंट्रेंसिक पाथवे का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या इंजरी होती है, उस टाइम पे इंट्रेंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। और एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है बाहरी पाथवे, यानी क्या है, ब्लीडिंग, जब ब्लड वेसल से क्या ब्लड बाहर निकलता है यानी टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, तब कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है, एक्सट्रेंसिक पाथवे। तो पहले इंट्रेंसिक पाथवे देख लेते हैं। इंट्रेंसिक पाथवे में क्या है, सबसे पहले 12वां क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, जिसका नाम क्या है, हेज़मैन फैक्टर। हेज़मैन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। हेज़मैन फैक्टर एक्टिवेटेड, हेज़मैन फैक्टर फिर क्या किसको एक्टिवेट करता है ब्लड के अंदर, 11th फैक्टर को। 11th फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद किसको एक्टिवेट करता है फिर इंट्रेंसिक पाथवे में, 9th क्लोटिंग फैक्टर को। और 9th और 8th क्लोटिंग फैक्टर, दोनों क्लोटिंग फैक्टर मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, 10th क्लोटिंग फैक्टर को। और इसमें एक क्लोटिंग फैक्टर और इन्वॉल्व होता है 10th क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने में, 4th क्लोटिंग फैक्टर। और 10th क्लोटिंग फैक्टर होने के बाद क्या है कि आगे की जो रिएक्शन है वो क्या है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे में सिमिलर है, दोनों में एक जैसी है। इसलिए क्या है, अपन थोड़ा बाद में डिस्कस कर ले, पहले एक्सट्रेंसिक पाथवे देखते हैं। तो एक्सट्रेंसिक पाथवे में क्या होता है कि जब बाहर कोई ट्रॉमा होती है टिश्यू के अंदर, तो सबसे पहले क्या है, टिश्यू के काफी सारे फैक्टर रिलीज होते हैं और उन सभी का कंबाइंड नाम क्या दे दिया, थर्ड क्लोटिंग फैक्टर, यानी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सबसे पहले एक्सट्रेंसिक फैक्टर में कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी थर्ड क्लोटिंग फैक्टर। फिर थर्ड क्लोटिंग फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है, 7th क्लोटिंग फैक्टर को। और एक्टिवेटेड 7th क्लोटिंग फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है, 10th क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, किसके साथ मिलके, 4th क्लोटिंग फैक्टर के साथ मिलके, यानी कैल्शियम आयन के साथ मिलके। और अब क्या है कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे में अगर 10th क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो क्या आगे का पाथवे कॉमन शुरू होता है। तो आगे क्या होता है, 10th जो एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या करता है कि सेकंड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन के अंदर। और इसके अंदर और इस एक्टिवेशन में और कौन से फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, 5th क्लोटिंग फैक्टर की और 4th क्लोटिंग फैक्टर की। प्रोथ्रोम्बिन किसमें एक्टिवेट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। फिर क्या है कि जो सेकंड एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर है वो किसको एक्टिवेट करता है, 1st क्लोटिंग फैक्टर को, यानी फाइब्रिनोजन को। तो फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन मोनोमर में, यानी एक सिंगल यूनिट में। किसके द्वारा, थ्रोम्बिन के द्वारा, यानी सेकंड क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा। फिर फाइब्रिन मोनोमर किसमें कन्वर्ट होता है आगे, फाइब्रिन पोलोमर में, यानी क्या है, एक प्लग बन जाता है, जाल बन जाता है फाइब्रिन का। और ये किसके द्वारा बनता है, 13 क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा, यानी फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा। तो शुरू से देखिए कि इंट्रेंसिक पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले 12वां फैक्टर एक्टिवेट होता है, फिर 11वें को एक्टिवेट करता है 12वां, फिर 11वां 9वें को एक्टिवेट करता है, और 9वां और 8वां दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, 10वें क्लोटिंग फैक्टर को। और फिर क्या है, एक्सट्रेंसिक पाथवे में देखें तो सबसे पहले तीसरा क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, वो 7वें क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, 7वां और चौथा क्लोटिंग फैक्टर के किसको एक्टिवेट कर देते हैं मिलके, 10वें क्लोटिंग फैक्टर को। और 10वां क्लोटिंग फैक्टर फिर आगे 10वां और 5वां क्लोटिंग फैक्टर मिलके किसको एक्टिवेट करते हैं, दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। फिर दूसरा क्लोटिंग फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है, पहले क्लोटिंग फैक्टर को, जिसमें फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में
कन्वर्ट हो जाता है। और फाइब्रिन पॉलीमर फिर क्या है, फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के द्वारा। ये तो है पाथवे। अगर नेक्स्ट है एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे देखें, तो डैमेज इन द आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स एक्सट्रेंसिक में फिर क्या रिलीज होता है, सबसे पहले टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या थर्ड क्लोटिंग फैक्टर, वो एक्टिवेट करता है 10वें क्लोटिंग फैक्टर को, और एक्टिवेटेड 10वां क्लोटिंग फैक्टर फिर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है इंट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे क्या होता है, डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, यानी इसमें किसमें डैमेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर क्या कैस्केड रिएक्शन चलती है, 12वां 11वां 9वां और 8वां और 9वां मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, 10वें क्लोटिंग फैक्टर को, और 10वां वही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और फिर सेकंड है जो थ्रोम्बिन किसको, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फिर 13वां क्लोटिंग फैक्टर क्या क्रिएट कर देता है, ब्लड क्लोटिंग या ब्लड फ्लैग का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट देखिए इंट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे इज टाइप ऑफ ब्लड क्लोटिंग पाथवे व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय ट्रॉमा इन ब्लड और व्हेन ब्लड इज एक्सपोज्ड टू ए सबक्यूटेनियल एंडोथेलियम कोलेजन। यानी क्या है, इंट्रेंसिक पाथवे वह है ब्लड क्लोटिंग का पाथवे टाइप है, इसमें क्या है कि ट्रॉमा यानी चोट लगती है किसके, ब्लड वेसल्स के इनसाइड में, ब्लड में। कहां पे कि जब क्या ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है, या तो एंडोथेलियम के या फिर कोलेजन फाइबर्स के, तब क्या शुरू होता है, इंट्रेंसिक पाथवे। नेक्स्ट, इट इज स्लो प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है इंट्रेंसिक पाथवे, धीरे धीरे होने वाली। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंट्रेंसिक पाथवे बिगिंस विद द ब्लड ट्रॉमा एंड इन्वॉल्व फैक्टर 12, 11, 9 और 8। इंट्रेंसिक पाथवे क्या है, ब्लड ट्रॉमा से तो शुरू होता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर चोट लगने से तो शुरू होता है। तो इसमें कौन से क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व है, 12वां 11वां 9वां और 8वां। नेक्स्ट विजन फैक्टर 12 कॉन्टेक्ट विद एक्सपोज कोलेजन, इट एक्टिवेटेड टू 12 एक्टिवेटेड फैक्टर। जब क्या है 12वां क्लोटिंग फैक्टर किसके टच में आता है, फिर ट्रोमा के टच में आता है, यानी कोलेजन फाइबर के टच में आता है, तो क्या है इंजरी के बाद में 12वां क्लोटिंग फैक्टर क्या है, एक्टिवेटेड 12 क्लोटिंग फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। Next, activated factor 12 is activate and catalyze the activation of factor 12। और जो एक्टिवेटेड 12 फैक्टर है वो किसको कैटलाइज करता है, यानी एक्टिवेट करता है 11 फैक्टर को। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 देन एक्टिवेट द फैक्टर 9। पर एक्टिवेटेड जो फैक्टर 11 है वो किसको एक्टिवेट करता है, फिर आगे पाथवे में 9 फैक्टर को। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड 9 फैक्टर और 8 फैक्टर कंबाइन गोस टू एक्टिवेट द फैक्टर 10। और 8वां और 9वां जो एक्टिवेटेड फैक्टर है वो दोनों साथ में मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, आगे 10th क्लोटिंग फैक्टर को। इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे सिस्टम सिमिलर आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10। और इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक जो पाथवे होता है ब्लड क्लोटिंग का, वो क्या है कि 10वें क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद सिमिलर चलता है, यानी एक जैसा चलता है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे इज अनदर वे ऑफ ब्लड कोagulation। दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय वैस्कुलर टिश्यू ट्रॉमा और सराउंडिंग एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू ट्रॉमा। यानी ये क्या है, ब्लड क्लोटिंग का दूसरा टाइप है जिसके अंदर क्या है कि वैस्कुलर ट्रॉमा होती है, यानी टिश्यू के अंदर कोई चोट लगती है या टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स में कोई चोट लगती है, तब क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। यानी डायरेक्ट लैंग्वेज में अगर देखें तो ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है, ब्लड वेसल से बाहर निकल के टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, तब क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। नेक्स्ट, these external factor release a complex of several factors। जब चोट लग जाती है तो टिश्यू क्या है, बहुत सारे फैक्टर रिलीज करता है एक कॉम्प्लेक्स के रूप में, which is collectively known as टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो किस नाम से जाने जाते हैं, टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जाने जाते हैं, यानी थर्ड क्लोटिंग फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू फैक्टर इज द मेन कंपोनेंट which activate the extrinsic pathway of blood clotting।
तो टिश्यू फैक्टर है यानी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, मेन कंपोनेंट होते हैं जो क्या है एक्सट्रिंसिक पाथवे को या ब्लड क्लोटिंग को आगे एक्टिवेट करते हैं, शुरू करते हैं। Next, after activation of third clotting factor, tissue factor exposed to the factor activate factor 7 into factor activate 7। यानी क्या है कि एक्टिवेट थर्ड क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के बाद में क्या है कि जो थर्ड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ है वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है, ब्लड के अंदर 7 फैक्टर के टच में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, और क्या है 7 क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट फैक्टर 7th activated factor 9 into 9 activated and factor 9 activate factor 10 into factor 10 या 10 activated। यानी क्या है जनरल लैंग्वेज में देखें तो क्या है एक्टिवेटेड 7 जो फैक्टर है वो सीधा ही डायरेक्टली किसको एक्टिवेट कर देता है, 10वें क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। या फिर क्या है 7वां और 9वां क्लोटिंग फैक्टर दोनों जो एक्टिवेट है वो मिलके क्या किसको एक्टिवेट करते हैं, 10th क्लोटिंग फैक्टर को। नेक्स्ट फैक्टर 10 इज एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। और जो एक्टिवेटेड 10th फैक्टर है वो क्या है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्या है थर्ड स्टेप यानी कॉमन पाथवे, यानी क्या है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे मिलके क्या है आगे समान चलते हैं, जैसे स्टेप होते हैं इनमें। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे आर सिमिलर आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ 10 एक्टिवेटिंग क्लोटिंग फैक्टर, यानी 10वें क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों क्या है एक जैसे चलते हैं। नेक्स्ट क्लोटिंग फैक्टर 10A प्लस कैल्शियम आयन बोथ आर एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। 10वां क्लोटिंग फैक्टर जो एक्टिवेट है वो प्लस में कैल्शियम आयन यानी चौथा क्लोटिंग फैक्टर दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन यानी दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, थ्रोम्बिन में यानी सेकंड एक्टिवेटेड फैक्टर में। नेक्स्ट एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन एक्टिवेट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। और सेकंड जो क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या है किसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में यानी फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट एक्टिवेटेड फाइब्रिन बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी 13 क्लोटिंग फैक्टर की हेल्प से मेक क्लोट इन ब्लड वेसल्स। यानी क्या है फिर क्या है फाइब्रिन को क्या है 13वां क्लोटिंग फैक्टर स्टेबलाइज करके क्या बना देता है, ब्लड का क्लोट बना देता है, किसमें, ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट आज का लेक्चर किसके, एनीमिया। एनीमिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन परसेंटेज क्या है कम हो जाते हैं, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो नेक्स्ट देखिए एक कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल। एनीमिया क्या है, एक ऐसी परिस्थिति है, एक कंडीशन यानी ऐसी परिस्थिति है इन विच यानी जिसमें द ब्लड डज नॉट हैव यानी ब्लड के पास क्या नहीं होता, इनफ यानी पर्याप्त हेल्थी रेड ब्लड सेल। यानी एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है ब्लड के पास हेल्थी रेड ब्लड सेल यानी स्वस्थ रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होती ब्लड में। नेक्स्ट एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम ए lack of red blood cell or dysfunctional red blood cell in the body. This leads to reduced oxygen flow to the body organ. यानी एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल। एनीमिया के रिजल्ट का क्या होता है, या तो आरबीसी की लैक मतलब कमी क्या होती है, ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी की कमी होती है ब्लड में, और डिसफंक्शनल रेड ब्लड सेल या क्या है इन द बॉडी या क्या है बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में क्या है सही तरीके से फंक्शन करने वाली आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। दिस लीड्स टू, अगर दोनों ही कंडीशन होगी, अगर आपको पता है आरबीसी नहीं होगी या फिर क्या सही तरीके से प्रॉपर वे में वर्क करने वाली आरबीसी नहीं होगी, तो वो क्या कंडीशन कॉज कर देगी, दिस लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन।
क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का फ्लो है यानी ऑक्सीजन परसेंटेज है वो रिड्यूस है यानी कम हो जाएगा किसमें, अदर बॉडी ऑर्गन्स में। आपको पता है आरबीसी क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है, उसी में अगर कमी आ जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट, एनीमिया इज ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन परसेंटेज बोथ आर रिड्यूस्ड इन द एनीमिया। एनीमिया क्या है, क्लिनिकल कंडीशन है इन विच यानी जिसमें आरबीसी काउंट यानी रेड ब्लड सेल काउंट यानी जो नॉर्मल काउंट होते हैं आरबीसी के वो, और हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो नॉर्मल परसेंटेज होती है वो, बोथ आर रिड्यूस्ड इन द एनीमिया। दोनों ही क्या है, कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है किसमें, एनीमिया के अंदर। सबसे पहले की एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, ब्लड के अंदर इनफ यानी पर्याप्त अमाउंट में क्या नहीं रहती, रेड ब्लड सेल नहीं रहती। सेकंड, एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी एनीमिया के अंदर क्या होता है कि या तो आरबीसी की कमी होती है, डिस्फंक्शनल रेड ब्लड सेल प्रेजेंट रहती है बॉडी में, जो क्या है ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है अदर बॉडी ऑर्गन में। और एनीमिया एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल के काउंट और हीमोग्लोबिन परसेंटेज दोनों कम हो जाते हैं। Next, the oxygen carrying capacity of the blood are reduced in the anemia। यानी ऑक्सीजन को केयर करने की कैपेसिटी है ब्लड की, तो आपको पता है अगर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी ब्लड में, जो ऑक्सीजन को केयर करती है, बाइंड करती है, कम होगी, तो उसकी केयरिंग कैपेसिटी तो क्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। द ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड आर रिड्यूस इन द एनीमिया। यानी एनीमिया डिजीज के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन को जो केयर करने की कैपेसिटी है ह्यूमन बॉडी की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ब्लड की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कॉजेस ऑफ द एनीमिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यानी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से क्या है, एनीमिया के मोस्टली एनीमिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। यानी एनीमिया किस कारण से हो कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है यानी आरबीसी का जो बनना है ह्यूमन बॉडी में वही अगर डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो रेड ब्लड सेल क्या है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट रहेगी। तो पहला इस कारण से। दूसरा क्या है, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अगर क्या है किसी कंडीशन के कारण से क्या है आरबीसी डिस्ट्रक्ट यानी ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा है आरबीसी का, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। और थर्ड क्या है, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। एनीमिया क्या है, अचानक से ह्यूमन बॉडी में ज्यादा ब्लीडिंग होने पे या ब्लड के लॉस होने पे भी एनीमिया हो सकता है। तो शुरू में क्या है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी और क्या है हीमोग्लोबिन दोनों की परसेंटेज डाउन हो जाती है, या फिर ब्लड के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, या डिसफंक्शनल रेड ब्लड सेल प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से क्या है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुरू से देखिए इस पेज में क्या है, इसमें द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड आर रिड्यूस इन एनीमिया। यानी एनीमिया डिजीज के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाती है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग एनीमिया कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कि एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन, यानी क्या है एक तो ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी में एनीमिया यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल प्रॉपर वे में फॉर्म ही नहीं होती, बनती नहीं है, तब क्या है आरबीसी काउंट लो हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। दूसरी कंडीशन क्या है कि एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी यहाँ ह्यूमन बॉडी में एनीमिया का ह्यूमन बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड सेल का क्या है डिस्ट्रक्शन ब्रेकडाउन ज्यादा हो, तब भी क्या काउंट कम हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तीसरा एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, या है अचानक से ह्यूमन बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाए। नेक्स्ट क्या है, आप पहले टाइप का एनीमिया डिस्कस करते हैं, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। यानी क्या है, किस कारण से एनीमिया हो रहा है कि रेड ब्लड सेल प्रॉपर वे में बन नहीं रही है, उनका फॉर्मेशन क्या है कम हो गया, गिर गया। देखिए इसमें
With this type of anemia, human body may not create enough blood cell and these cell not do proper work. यानी इस प्रकार के एनीमिया में क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, सही मात्रा में क्या है, रेड ब्लड सेल को बना नहीं पाती, या इनफ यानी जितनी पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल की जरूरत होती है उतना नहीं फॉर्म कर पाती. These cells not do proper work. और वो जो बनी हुई सेल्स है वो भी क्या सही तरीके से काम नहीं कर पाती. These are dysfunctional. हो सकता है क्या वो डिस्फंक्शनल हो, यानी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही. This can happen because there is something with red blood cell production of, because you not have enough minerals and vitamins for your red blood cell to work well. This can happen because of there something, यानी क्या है कि this can happen यानी क्या है, ये किस कारण से हो सकता है एनीमिया, there something with red blood cell production के साथ क्या हो गया, because you not have enough mineral, या क्या है आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या है, या तो प्रॉपर वे में मिनरल्स और साल्ट नहीं है, या फिर क्या है रेड ब्लड सेल क्या अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है आपकी. इसी वजह से क्या है कि ये एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन होता है, या तो आपके बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर क्या है आपकी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है. नेक्स्ट क्या है कि एनीमिया ड्यू टू आरबीसी फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट टाइप का एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन की क्या है कमी हो गई ह्यूमन बॉडी में. तो इसमें देखिए योर बोन मैरो आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी आपका जो बोन मैरो है अस्थि मज्जा है वो क्या है, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी बोन मैरो के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रॉपर वे में कर सकता है. अगर आयरन प्रॉपर अमाउंट में होगा तभी क्या है बोन मैरो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कर पाएगा, यानी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर पाएगा, जो क्या है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट, द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया नॉन एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी न्यूट्रिशन के कारण जो होने वाली डेफिशिएंसी है उसी को क्या बोलते हैं अपन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं. या क्या है आपकी डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं हो, या आयरन रीऑब्जर्व नहीं हो रहा हो ह्यूमन बॉडी में, तो यानी आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं, या फिर आईडीए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एनीमिया अकर इन इंडिया, और आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया है वो सबसे ज्यादा क्या है इंडिया के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट, द सेल्स आर माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक, यानी माइक्रो यानी छोटी और क्या हो जाती है हाइपो यानी छोटी, यानी क्या है हाइपर मीन्स बड़ी और हाइपो मीन्स छोटी. सेल्स कैसी हो जाती है साइज में, या तो माइक्रोसाइटिक यानी छोटी हो जाती है, हाइपोक्रोनिक यानी शेप एंड स्ट्रक्चर में क्या है नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है. तो शुरू से देखिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, योर बोन मैरो आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी आपके बोन मैरो में आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है किस चीज के लिए, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, यानी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए. और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है और क्या है ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ये इसका फंक्शन है. अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया नोन एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी क्या है आयरन की न्यूट्रिशन के अंदर कमी आ गई उस कारण जो एनीमिया हो उसी को क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है. और इसके अंदर क्या है सेल का जो साइज होता है वो कैसा हो जाता है, या तो माइक्रोसाइटिक छोटी सेल हो जाती है, हाइपोक्रोमिक यानी उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर क्या है नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में छोटी हो जाती है. नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी कैन बी कॉज बाय, यानी आयरन की जो डेफिशिएंसी है ह्यूमन बॉडी में वो किसके द्वारा कॉज की जाती है,
ए डाउट विदाउट इनफ आयरन स्पेशली इन इन्फेंट्स या चिल्ड्रन। यानी क्या है, आप जो डाइट ले रहे हो, खाना ले रहे हो, उसमें ये क्या है, आयरन नहीं प्रेजेंट हो। और ये जो है वो मोस्टली किसमें पाया जाता है, बच्चों में या इन्फेंट्स में, यानी चिल्ड्रन में, यानी जो क्या है इन्फेंट का मतलब जो अभी प्रेगनेंसी के टाइम में है। एंड नेक्स्ट सर्टेन ड्रग्स, फूड एंड कैफिनेटेड ड्रग्स एंड डोनेटिंग ब्लड आल्सो। और आयरन की कमी किस वजह से आ सकती है, या तो कोई ड्रग्स ले रहे हो यानी मेडिसिन ले रहे हो, या फिर कोई फूड ऐसा ले लिया या कैफिनेटेड ड्रग ले लिया, इसमें क्या है आयरन का ब्रेक डाउन कर दिया, या फिर आपने अभी ब्लड डोनेट किया है, इस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, ए कॉमन कॉजेस इन स्लो ब्लीडिंग इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर क्या है आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है यानी जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, उस ट्रैक्ट में क्या है आपके ब्लीडिंग हो रही है धीरे धीरे, उस वजह से क्या हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है। सबसे पहला कारण तो ये है कि आयरन की डेफिशिएंसी का, या तो आप प्रॉपर आयरन नहीं ले रहे डाइट में, ऐसा किसमें होता है, बच्चों में या इन्फेंट्स में। दूसरा कारण क्या है कि या फिर क्या है आप ऐसा कोई ड्रग ले रहे हो जो आयरन की डाइट को पूरा नहीं होने दे रहा या रिप्लेस नहीं होने दे रहा, डेफिनेटली ड्रग ले रहे हो, या आपने अभी ब्लड डोनेट किया है, उस वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। या फिर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या ब्लीडिंग हो रही है, यानी ब्लड निकल रहा है बाहर स्टूल के साथ, उस टाइम पे भी क्या है आयरन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर जनरल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया के सिम्टम क्या है। तो सिम्टम्स ऑफ मॉडरेट टू टफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन से सिम्टम है वो नीचे इंक्लूड किए गए। तो सबसे पहले जनरल फटीग, यानी आपको क्या होगी, थकान होगी। थकान तो होगी अगर क्या ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, लो हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो ऑक्सीजन का लो लेवल यानी लो होगा, कम होगा, तो क्या होगी, जनरल फटीग। या फिर क्या जाएगी, वीकनेस यानी कमजोरी, या फिर पेल स्किन, आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, हल्के पीले कलर की। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी क्या ऑक्सीजन की कमी होगी ह्यूमन बॉडी में, तो क्या आप सांस क्या है जल्दी लोगे, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डिजीनेस यानी क्या आपको बार बार छींकें आएंगी। नेक्स्ट ईयर चक्कर आ सकते हैं। टीलिंग और क्रैवलिंग फीलिंग इन द लेग, यानी आपके जो पाँव है उनमें झंझनाहट या फिर जलन फील होगी। तो ये जनरल क्या सिम्टम है, या तो थकान होगी या कमजोरी आएगी, या फिर क्या है आपकी स्किन हल्की पीली पड़ जाएगी, या सांस क्या है उभर जाएगा, यानी आप जल्दी सांस लोगे, चक्कर आने लग जाएंगे आपको, या फिर आपकी लेग्स के अंदर जलन होगी, या फिर झंझनाहट होगी, सुन होगी। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा, आपका कंटिन्यू रहेगा एनीमिया के ऊपर। एनीमिया के फर्स्ट टाइप के ऊपर फोर सब टाइप है, यानी आयरन डेफिशिएंसी के अलावा जैसे प्लास्टिक एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया है, उन सभी को क्या नेक्स्ट लेक्चर में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, उन सभी को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनके कारण आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट